हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये है सिलेबस। अर्थव्यवस्था की परिभाषा एवं पर उसका अर्थ देखेंगे। समृद्धि एवं विकास एवं उसके मापन को देखेंगे। बेरोजगारी को देखेंगे, जो ये टॉपिक है। राजकोषीय नीति के बारे में देखेंगे, जो राजकोषीय नीति हैं, जैसे कर हुआ, ऋण हुआ, व्यय हुआ, और कर, ऋण, बजट, इनको देखेंगे। उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग देखेंगे। मुद्रास्फीति एवं संकुचन देखेंगे। योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कृषि नीति के बारे में देखेंगे, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। उसके बाद विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, IDA वो हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उनको देखेंगे। जो उसके बाद गरीबी को पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम को पढ़ेंगे और औद्योगिक नीति को पढ़ेंगे कि भारत की औद्योगिक नीति क्या है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 33 पेज का होगा। इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो परिभाषा देखिए कि सीमित संसाधन के बीच में असीमित अवस्थाओं की पूर्ति करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के द्वारा कि सीमित संसाधन के बीच में असीमित अवस्थाओं की पूर्ति, यानी कि हमारे पास संसाधन सीमित है, यानी 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, और हमारी ज़रूरतें हैं 7 लाख की। ठीक है, तो हम 5 लाख जो हमारे पास इनकम है, उससे हम जो हमारी ज़रूरतें हैं, यानी कि देखो, ये 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारे पास इनकम लिमिटेड है, यानी कि हमारी जो सैलरी आती है ना, वो तो फिक्स आती है, लेकिन जो जिस मंथ की आ रही है ना, उसमें हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आवश्यकताएँ तो असीमित है ना, साधन सीमित हैं। तो ऐसी व्यवस्था को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मांग। मांग का अर्थ होता है इच्छा, उपयोगिता या क्रय शक्ति। ठीक है, इच्छा, उपयोगिता या क्रय शक्ति, और ये सब मुद्रा, क्रय शक्ति, मुद्रा। मांग का नियम देखो, लॉ ऑफ डिमांड। इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि मांग का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर देना होगा मार्शल। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना, उसमें हम 2-3 बार स्टार बना देंगे, आप समझ जाना। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है, और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। जैसे कि देखो, कीमत बढ़ी, मांग घटी, कीमत घटी, मांग बढ़ी। देखो, अगर कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रही थी तो 100 लोग ले रहे थे। आज जब वही चीज़ 100 रुपये में बिच रही है तो कितने लोग लेंगे? ज़्यादातर बहुत कम, यानी कि 100 लोग ले रहे थे ना, अब 100 से कम ही लोग लेंगे। ठीक है, 100 से कम ही लोग लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कीमत है वो बढ़ गई तो लोग घट गए, कीमत घट गई तो लोग बढ़ गए। ठीक है, उसके आता है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सबको पता है। भारतीय अर्थव्यवस्था PPP मॉडल पर आधारित है। पीपी मॉडल क्या होता है ये आप बाद में देखेंगे, पहले इसको ही देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, यानी कि एडम स्मिथ हैं, जो उनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मांग का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का भी जनक और मांग का भी जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना जाता है, यानी कि जो प्राइमरी एरिया है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें कृषि को इम्पोर्टेंस दी गई है कि प्राथमिक क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र उद्योग को माना जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सेवा को माना जाता है, सर्विस को। ठीक है, यानी कि ऐसे आप लिख लो कि कृषि, उसके बाद आता है उद्योग, उसके आता है सेवा,
सर्विस लिख दो, SERVIC। ठीक है। एग्रीकल्चर AG सेक्टर, देखो E है ना, ये पहला अक्षर है तो वो फर्स्ट में आ गया। U है, U है, U से मतलब U ना रख के U है तो ये दूसरे सेक्टर में आ गया। एस है, लास्ट में आता है तो ये तीसरे सेक्टर में आ गया। या इसको सेवा ही देख लो तब भी ठीक है। आप थोड़ा बहुत हिंट मतलब अंदाजा लगा लो, जिससे कि आपको अगर बाई चांस आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप ठीक से लगा पाओगे, साइन टिक लगा पाओगे, गोला कर पाओगे, जो भी है। समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन देखते हैं। समृद्धि एवं विकास तथा उसके मापन। देखो समृद्धि विकसित, संकुचित हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है समृद्धि। यानी कि किसी देश की समृद्धि कितनी है ये उसके नागरिकों यानी कि जो प्रत्येक नागरिक है ना उसकी आय पर डिपेंड करेगा कि वो देश कितना समृद्धशाली है कितना नहीं है। ठीक है। उसके बाद है विकास। विकासशील देश व्यापक होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होते हैं। ठीक है। जो विकासशील होते हैं उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेटर होती है, मतलब अच्छी होती है। और HDI और PI ठीक है इससे नापते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मापते हैं कि क्या है, मतलब मापन करते हैं। अब देखो HDI देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। UNDP से जुड़े पाकिस्तानी अरशद महबूब उल हक ने इसे दिया और इसका समर्थन किया सिंगर हंस ने और अमर्त्य सेन ने। देखो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि HDI किसने दिया। ठीक है। पाकिस्तान से होता है ना तो लोग अंदाजा नहीं लगाते कि भारत की मतलब भारत की चीज़ को पाकिस्तान में कैसे लगा सकते हैं या एक्सेट्रा। ठीक है। तो वो महबूब उल हक थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने HDI का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट को सिंगर हंस और अमर्त्य सेन ने समर्थित किया। ठीक है। HDI का मतलब होता है, HDI में होता क्या है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। देखो HDI में जो मतलब जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि हम अपनी जीवन शैली या हम कितने हमारा जीवन कितनी ज़्यादा सेफ और कितना लंबा चल सके। ठीक है। साक्षरता दर मतलब हम पढ़े लिखे हों, अनपढ़ ना रहें, ये कौन देखता है, HDI। और हम प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है, मतलब ओवरऑल अनुपात लिया जाता है कि और बाद में मान लिया जाता है कि कम कि हर व्यक्ति का आय कम से कम इतनी तो है ही। ये कौन देखता है, HDI देखता है। HDI में ये तीनों शामिल किए गए हैं। इसका मान 0 से 1 है। कभी कभी आ जाता है कि HDI में मान 1 से 5 है, 5 से 6 है, तो आपको 0 से 1 लगाना है। HDI की रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और 130 में भारत रहा। ये आपको रैंकिंग देखनी होगी कि 2022 चल रही है ना, तो 2022 में HDI की रैंकिंग क्या है। ठीक है। HDI में टोटल 189 देश शामिल हैं, जिसमें हमारा इंडिया 130 पर है। ठीक है। समावेशी विकास का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया है कि जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य लाया गया है, जिस लक्ष्य को बोला गया है समावेशी विकास। ठीक है। संपोषण विकास, सतत या धारणीय विकास, लक्ष्य है 12वां। समावेशी विकास, यदि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचता हो तो ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है। देखो समावेश यानी कि ऐसा विकास जो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचता हो, यानी कि जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जनधन योजना, PM केयर फंड योजना, ठीक है, किसान कृषि, ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए यानी कि जन जन तक पहुंचाई जाती हैं और उनको सिखाया जाता है और उनसे जो लोग लाभ उठाते हैं। उसके आता है संपोषणीय विकास, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं में कोई कटौती ना रखा जाए, उसे संपोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि जो वर्तमान की वस्तुएं हैं, यानी वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके और जब भविष्य की ज़रूरतें हैं उनमें भी कोई कटौती ना किया जा सके। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना
कि हम भविष्य का सोच के आज बचा लेते हैं, और जब भविष्य में जब पहुँचते पहुँचते जब भविष्य वर्तमान बनता है तो फिर मतलब हम जीवन भर बचाते ही रहते हैं। तो हमें कैसे भी मतलब ऐसा है कि हम जो आज है ना, आज जी रहे हैं वो भी अच्छे से जी लें, और जो कल है ना उसमें भी कोई हमको कटौती ना करनी पड़े। जैसे कि हम पहले हमारी इनकम 50 रुपये है, और हमको मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो आराम से कट जाए, और हमको 50 रुपये में हमको अगर बाई चांस 25 रुपये की ज़रूरत है, तो 25 रुपये हम खा लें या जो भी कुछ भी कर लें, जो भी करना है वो कर लें। उसके बाद जब आने वाले टाइम पे ना तभी तो 50 रुपये मिलेंगे ना, तो 25 इसके रह जाएंगे और 50 इसके हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 75 में हम 25 का फिर खा लेंगे। इस टाइप से ना, मतलब कि हाँ, आप समझ जाओ कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं में कोई कटौती ना रखा जाए। यानी कि इसमें भी हमें 25 रुपये हमारी ज़रूरत थे, तो इसमें भी हमने खर्च कर लिए, इसमें भी खर्च कर लिया और रुपया बढ़ता ही गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं संपोषणीय विकास। अब आते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति 3 प्रकार की है। एक तो है कर के द्वारा, दूसरी ऋण के द्वारा, तीसरी व्यय के द्वारा। ठीक है, राजकोषीय नीति इसका मतलब ये है कि जो टैक्स लगता है ना, वो गवर्नमेंट को किस रूप में मिलता है। एक तो कर के रूप में मिलता है, दूसरा ऋण के रूप में मिलता है, तीसरा व्यय के रूप में मिलता है। ठीक है, अब जो कर है राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। इन तीनों में एक को टैक्स बोलते हैं कर, जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आय निगम, देखिए एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जैसे कि ये है कि ये टैक्स जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, बिजली का बिल आया, बिजली के बिल में नाम लिखा SS यादव, ठीक है, तो SS यादव ये हैं, तो इन बिजली का बिल इनको ही पे करना पड़ेगा, ना कि ये तो चले गए हैं और तुम आए हो तो तुमको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, इनको ढूंढा जाएगा और इनसे बिजली का बिल निकाला जाएगा। ठीक है, अब निगम कर यानी कि कारपोरेट टैक्स। भाई फैक्ट्री जिसकी है ये कर वो भरेंगे, ना कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भरेंगे। ठीक है, यानी कि हमको पता है कि ये कर हमको देना पड़ेगा, हमको सब कुछ पता है कि ये हमारे ऊपर है और हमको ये अदा करनी है। जैसे कि इनकम बोल सकते हो यार, जो हमारी इनकम होती है ना उसको हमें पता तो होता है कि 60,000 आनी है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि हमने कोई सेवा या बिक्री, देखो एक चीज़ पे ना, जैसे कि हमने कोई सर्विस दी, यानी कि हमने एक किसी पर्सन को रास्ते से उठाया टेम्पो में, ठीक है, और टेम्पो इस पर्सन के घर तक पहुंचा। ठीक है, तो हमने क्या दिया, एक पर्सन को अपनी सर्विस दी, यानी कि उसकी सेवा की, उसको इस जगह से लेकर इस जगह पहुंचा दिया, तो हमने उसकी सेवा की। उस सेवा के बदले में उसने हमको रुपया दिया। ठीक है, उस रुपये पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, उस रुपये पर गवर्नमेंट का भी हक है। भैया जो उसने रुपया दिया है ना, वो सिर्फ तुमको नहीं दिया है, वो तुमको इसलिए रुपया दिया है कि अब तुम इस पर टैक्स दोगे। तुम कोई टिकट देखते हो ना, तो उस पर टिकट पे लिखा होता है, 2-3 प्रकार के टैक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो अलग है, टैक्स है वो अलग है। टैक्स को या तो गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार बांट लेगी या राज्य सरकार बांट लेगी। ठीक है, अब आते हैं ऋण पर। ऋण देश के बाहर भी ले सकते हैं और देश के अंदर भी ले सकते हैं। देखो, देश के अंदर लोगे तब भी तुमको रुपया देना पड़ेगा और देश के बाहर लोगे तब भी तुमको ऋण देना पड़ेगा, यानी कि तुमको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। उसका आता है व्यय पर। देखो, योजनागत और गैर योजनागत। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने योजना बना ली है, जैसे बजट आता है, ठीक है, हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं एक कि हमको इतना इतना खर्च करना है, इससे से इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा और हमको इस लक्ष्य को पार करना है। ठीक है, वो होता है योजनागत। और गैर योजनागत होता है कि हमने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, तो वो होता है गैर योजनागत। राजकोषीय नीति का होता है,
राजकोषीय नीति का उदय 1936 में हुआ था। देखो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, ठीक है, और राजकोषीय नीति की उदय 1936 में हुई, यानी कि 1 साल बाद। राजकोषीय नीति के जनक हैं कीन्स, याद रखना कीन्स। मांग के जनक कौन है? एडम स्मिथ। राजकोषीय नीति के जनक कौन है? जॉन कीन्स। राजकोषीय नीति के 3 अंग हैं, कर, ऋण, व्यय। प्रत्यक्ष कर आय, निगम कर, संपत्ति कर, यानी कि जो हम जिस पर होता है ना वो वही पर्सन उसका पे करेगा, मतलब कि जिससे रुपए लगते हैं वही पर्सन आगे भी रुपए देगा, ना कि तुम। अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पादन या मनोरंजन या जीएसटी। देखो क्वेश्चन कभी कोई आ सकता है कि जीएसटी कौन सा कर है, सेवा कर है, मतलब प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर के दायरे में सेवाएं आ जाती हैं, बिक्री आ जाता है, उत्पादन आ जाते हैं, मनोरंजन आ जाते हैं, यानी कि जो कर हम पे लग रहा है और हमको पता भी नहीं लग रहा है कि ये कर हमसे लग भी गया है और हमने पेमेंट भी दे दिया है, हाउस टैक्स बोलते हो ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आप हर चीज़ का टैक्स देते हो, आप हवा में सांस लेने का भी टैक्स देते हो, आप रोड पर चलने का भी टैक्स देते हो, हर चीज़ का आप टैक्स देते हो, ठीक है। केंद्र सरकार के अंदर और बाहर से ऋण ले सकते हैं, राज्य सरकार देश के अंदर से ही ऋण ले सकते। देखो कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से कौन देश के बाहर से ऋण ले सकता है, तो ऑप्शन होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बाहर तो केंद्र और राज्य दोनों ही ले सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए अंदर नहीं, अगर पूछा जाए अंदर तो केंद्र और राज्य दोनों ही ले सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए बाहर तो बाहर सिर्फ केंद्र सरकार ही कर्ज लेगी, राज्य सरकार नहीं। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सब्सिडी आ जाती है, ब्याज माफ़ी आ जाती है, प्रतिरक्षा आ जाती है, ठीक है। जैसे सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, ब्याज माफ़ी यानी कि ब्याज कहते हैं ना, कभी कभी बोल देते हैं कि अब इसका ब्याज नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जीएसटी के बारे में, देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी स्वीकार करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस, ठीक है। भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। विजय केलकर समिति के सुझाव पर जीएसटी स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विजय केलकर पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति थी जिसने जीएसटी को स्वीकारा, तो विजय केलकर समिति थी जिसने जीएसटी को का सुझाव दिया। 101 बार जीएसटी और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी जो संविधान संशोधन था 101 बार संविधान संशोधन था, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं हुई है, अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश में जीएसटी लागू नहीं है और उसमें अमेरिका ऑप्शन आ जाए तो आप तुरंत से लगा देना कि अमेरिका में जीएसटी नहीं है। बाद में जीएसटी लागू है। बाद में जीएसटी के 3 तरीके हैं, एक तो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आरजीएसटी, यानी कि केंद्र जीएसटी, केंद्र सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर और इंटीग्रेट जीएसटी, ठीक है। ये होता है व्यापार पर लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हैं तब, या एक देश से दूसरे देश में। बजट के बारे में देखते हैं हम। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी में बूजट। बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल, भारत में जेम्स विल्सन, और बजट आय और व्यय का ब्यौरा होता है। प्रथम बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत मतलब कि विश्व में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया, तो वो विश्व में सबसे पहले बजट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल यानी कि बालपोल ने, ठीक है, प्रस्तुत किया। और भारत में बजट किसने प्रस्तुत किया, तो भारत में बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। बजट होता क्या है? बजट होता है आय और व्यय का ब्यौरा। प्रथम बजट है निर्मला सीतारमण 2017 से 18। पहले बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया गया था। बाद का बजट प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है।
यानी कि जो पहले बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, लेकिन अब प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है फरवरी के। ठीक है। रेल बजट को 2017 से 18 के बाद आम बजट में मिला लिया गया विवेक देवराय समिति के सुझाव पर। पहले देखो, पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब 2017 से 18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। और ये सिफारिश किसकी थी? विवेक देवराय समिति की सिफारिश थी। ठीक है, ये याद रखना। विजय देवराय समिति की सिफारिश यानी सुझाव पर रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया कब? 2017 से 18 में। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले बजट कब प्रस्तुत किया जाता था, मतलब किस महीने को प्रस्तुत किया जाता, तो उसमें ऑप्शन होगा फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह में टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन तब जब पूछा जाए पहले बजट, अगर पूछा जाए कि बजट अब कब, मतलब किस सप्ताह में लागू किया जाता है, तो वो होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। ठीक है। अब आते हैं संचित निधि। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, निधि का होता है खजाना, यानी जो खजाना इकट्ठा करके रखे हो। ठीक है। संचित निधि 266 फर्स्ट में है और आकस्मिक निधन 267 में है। देखो, 2024 में आंकवर्त कमेटी के सुझाव पर रेल बजट और आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। देखो 1924 में और 2016 से 17। ठीक है। रेल बजट प्लस आम बजट अलग कर दिया गया था, ये दोनों अलग हैं। 2017 से 18 में रेल बजट प्लस आम बजट दोनों मिला लिए गए 2017-18 में, और 2024 मतलब 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। रेल और इसमें 2017 से 18 में किस समिति की सिफारिश पर दोनों साथ में लाए गए हैं? विवेक देवराय। ठीक है। और अलग किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो आंकवर्त कमेटी की सिफारिश पर, आंकवर्त कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। आंकवर्त कमेटी की सिफारिश पर इसको अलग कर दिया गया था और विवेक देवराय की समिति की सिफारिश पर इसको साथ में ले लिया गया। अब आते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है। मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है वैधानिक, दूसरी होती है गैर वैधानिक। ठीक है। वैधानिक वो मुद्रा होती है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है, और गैर वैधानिक वह मुद्रा होती है जो अन्य बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब गैर, ठीक है, गैर वैधानिक मुद्राएं हैं। ओके। अब वैधानिक मुद्रा आरबीआई द्वारा निर्धारित होती है। भारत में पत्र मुद्रा का विकास देखते हैं कि भारत में जो पत्र मुद्रा है, जो नोट चलते हैं ना, मुद्रा जैसे 100, 200, ये सब, इनका विकास कहाँ से हुआ देखते हैं। स्वतंत्रता के पहले जॉर्ज सिस्टम के चित्र वाली नोट आती थी, जॉर्ज सिस्टम के चित्र वाली नोट आती थी, और स्वतंत्रता के बाद अशोक सम्राट का स्तंभ और शेर का सिर वाली नोट ले ली गई। गांधी जी का चित्र लिया गया अशोक सम्राट के बाद, जो सम्राट अशोक है ना, उनके बाद गांधी जी का चित्र लिया गया है। 2005 से डॉक्टर बीवी रेड्डी के समय से नोट निर्गमन वर्ष छपने लगे, यानी कि जो बीवी रेड्डी के टाइम है ना, जो कभी कभी लिखा आता है बीवी रेड्डी, काफ़ी आपने देखा होगा। ठीक है। तो वो सब 2005 के बाद से स्टार्ट हुआ है नोट का निर्गमन वर्ष। रुपए का प्रतीक आईआईटी बॉम्बे से पीजी उदयकर ने रुपए का साइन दिया। रुपए का प्रतीक किसने दिया? आईआईटी बॉम्बे से पीजी उदय कुमार ने रुपए का साइन दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रुपए का साइन कहाँ से आया है। उसमें ऑप्शन होंगे आईआईटी मद्रास, आईआईटी गोरखपुर, आईआईटी, तो आपको आंसर देना है आईआईटी मुंबई। ठीक है। और किसने दिया है? पीजी उदयकर ने।
यूरो, पाउंड, येन, डॉलर, भारत। ठीक है, इन सब में यूरो, पाउंड, येन, डॉलर, भारत, इन सब का प्रतीक किसने दिया है? भारत ने ही दिया है। आरबीआई बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक, स्थापना हिल्टन यंग कमीशन। कमीशन के सुझाव में 1934 में 34 का एक्ट बना है। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में स्थापना की गई और इसका प्रारंभिक मुख्यालय था। देखो, आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में 1937 में मुंबई बना। ठीक है, और आरबीआई किसकी सिफारिश पर बना है? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। इसको क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक। ठीक है, ये देखो लिखा 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इम्पीरियल बैंक के नाम से आरबीआई बैंक कर दिया गया। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय बैंक हैं। देखो, एक है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। चारों में एक एक निर्देशक होते हैं। मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है। आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो प्रथम सर ऑसबर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय सीडी देशमुख, अब वर्तमान में 25 में है शक्तिकांत दास। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त मंत्री इस टाइम कौन है, 2022 में वित्त मंत्री कौन है? तो वो है मनमोहन सिंह। आरबीआई के उपकरण दिखते हैं, बीआर, एसआर, सीआर और मतलब आरआर और ट्रिपल आर। बीआर बैंक दर होती है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी संबंधित तरलता अनुपात। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षण अनुपात। आरआर रेपो रेट और ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट। बीआर आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन ऋण देती है। बीआई आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन ऋण देती है उसे बीआर कहते हैं, यानी बैंक रेट के द्वारा वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है। और आरआर आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें बहुत छोटी प्रोसेस है। ठीक है, एसएलआर वाणिज्य बैंकों की कुल जमा धनराशि का अनुपात जमा होता है। ठीक है, एसएलआर बैंक अपने आप पास ही रखती है। सीआर प्रतिदिन के लेन देन का जमा होता है। सीआरआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है। और ट्रिपल आर वाणिज्य बैंक होती है जो आरबीआई को ऋण देती है। ठीक है, अब आते हैं मुद्रा स्फीति एवं संकुचन। देखते हैं, इससे पहले सही है। मुद्रा स्फीति एवं संकुचन। तो स्फीति का अर्थ होता है महंगाई, संकुचन का अर्थ होता है मंदी। ठीक है, मुद्रा स्फीति जब किसी वस्तु की कीमतों में धीरे धीरे पर लगातार वृद्धि देखने को मिलती है तो उससे मुद्रा स्फीति कहा जाता है। और इसके विपरीत मुद्रा संकुचन होती है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमतों में धीरे धीरे पर लगातार वृद्धि देखने को मिले। ऐसा होता है ना, जिसकी धीरे धीरे और लगातार वृद्धि देखने को मिले तो मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, एक होता है रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, सरपट। ठीक है, रेंगती हुई का 1 अंक होता है, चलती हुई का 2 अंक, दौड़ती हुई का 3 अंक और सरपट का 4 अंक। यानी कि 1 से 9, 9 और 10 से 99 और 900 से 999 और 4 अंक से 1000 से प्लस। मुद्रास्फीति के ये प्रकार है। अब देखते हैं कि अगर उपभोक्ता है, स्फीति का प्रभाव और संकुचन का प्रभाव देखते हैं। मुद्रास्फीति एवं संकुचन के प्रभाव देखते हैं, उपभोक्ता पर क्या पड़ेगा। ठीक है, अगर स्फीति पर हानि हो रही है तो संकुचन पर लाभ होगा। किसान वर्ग है तो अगर स्फीति पर लाभ हो रहा है तो किसान को मंदी में हानि होगी। अगर कोई क्रेता है और उसको जो मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई है
क्रेता को महंगाई में हानि होगी, कम प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। और अगर वही क्रेता को अगर मंदी आ जाए तो उसको लाभ होगा, यानी कि कम चीज़ें खरीदेगा और अधिक दामों पर बेचेगा। विक्रेता है, बेचने वाला है, उसको अगर महंगाई कर दी जाए ना तो उसको लाभ होगा, ठीक है। यानी ये है खरीदने वाला, ये है बेचने वाला। अगर खरीदने वाला अगर महंगाई हो गई ना तो महंगाई होगी तो वो उसको हानि होगी, और ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, अगर मंदी हो गई तो उसको लाभ होगा। और विक्रेता है कि अगर उसको महंगाई हो गई तो उसको प्रॉफिट होगा, और मंदी में उसको हानि होगी कि सामान ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये में अगर 100 रुपये में हम 100 चीज़ खरीद लेते हैं, और अगर भाई यही 100 रुपये 200 हो जाए, और महंगी की वजह से, यानी कि 1 रुपये की चीज़ अब 2 की मिलने लगी, तो 200 की भी 200 रुपये में 100 चीज़ें ही मिलेंगी। तो इनफैक्ट जो खरीदने वाला होता है उसको घाटा हुआ ना, ठीक है। और अगर यही चीज़ मंदी में होती, चलो पहले ये देख लो आप, ठीक है, उसके बाद संकुचन का बताएंगे इसके बाद, ठीक है। अगर खरीदने वाला है ना तो उसको हानि हुई। अगर बेचता है, जो बेचने वाला होता है ना, अगर 100 रुपये की चीज़ उसकी 200 में जा रही ना तो उसको लाभ होगा। स्थायी वेतन, यानी कि देखो, चाहे 100 रुपये की 200 में बेचे, चाहे 200 की 100 रुपये में बेचे, उसका वेतन समान ही है कि ये 50,000 मंथ में आएंगे, चाहे मंदी हो चाहे कुछ भी हो। परिवर्तनशील वेतन, परिवर्तनशील वेतन ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है जिस पर हमको कितना लाभ हुआ है, हमको जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही ज़्यादा हमारी इनकम में परिवर्तन आएगा। ऋणी, अगर बाई चांस हम किसी ब्याज पर देते हैं, ठीक है, और महंगाई आ गई है तो वो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऋणदाता, ऋणदाता को हानि होगी, यानी कि जो ऋण दे रहा है और जो ऋणी हो गया है, महंगाई में उसको लाभ होगा, और जो ऋण दे रहा है ना उसको हानि होगी महंगाई में, क्योंकि उसने मतलब जब उसने रुपए दिए थे ना तब 4% ब्याज था, और अब हो गया है 8%, तो उसको तो हानि हुई ना। 4 से 8 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे हैं, सिर्फ 4%। अब देखते हैं उपभोक्ता। तो देखो, मंदी में उपभोक्ता पर क्या असर होगा कि मंदी में उपभोक्ता को लाभ होगा, किसान को हानि होगी, क्योंकि गेहूँ सस्ते में बिक जाएंगे। जो क्रेता होता है ना, जो खरीदने वाला होता है, वो उसको लाभ होगा। विक्रेता होगा उसको हानि होगी। स्थायी वेतन है ना, तो मंदी में 50,000 में हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। परिवर्तनशील लाभ, ठीक है। लेकिन अगर लाभ नहीं, देखो, अगर परिवर्तनशील वेतन है, यानी कि वेतन हो नहीं रहा है और बस मतलब वेतन बढ़ रहा है, वेतन बढ़ा 60,000, 50,000 हो गया, ठीक है, और मंदी भी आ गई तो हमको हानि हुई, क्योंकि जब 50,000 में हम 100 रुपये की 100 चीज़ें ले लेते हैं, और 60,000 में मतलब हमारा वेतन तो बदल गया है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें उतनी ले रहे हैं ना, तो इसमें हमको हानि हुई, ठीक है। और ऋणी, यानी कि कोई पर्सन है ना, उसने 10,000 रुपये लिए थे और आज सस्ता हो गया, तो लेकिन वो 4% ही दे रहा है, तो वो सोचता है कैसा है कि यार काश 10,000 और ले लिए होते, 20,000 हो जाते, कोई बात नहीं, 4% ब्याज ही तो लेता। लेकिन मंदी की वजह से ना वो 20,000 4,000 के बराबर हो गया, यानी कि वो 20,000 बहुत ज़्यादा हैं मंदी के दौर में। और ऋणदाता है ना, ऋणदाता को लाभ होगा, यानी कि जो ऋण दे रहा है ना उसको लाभ होगा, क्योंकि भैया उसके पास 50,000 रुपया है, ठीक है, मंदी भी आ गई है तो उसको तो लाभ ही होगा, तुम्हें हानि होगी। अब आते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्यांकन राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। ये वस्तुएं होती हैं सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं कभी निजी नहीं हो सकती और निजी वस्तुएं सार्वजनिक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आय संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं।
जो नेशनल इनकम है ना, उस समझिए महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले, नेशनल इनकम का अनुमान सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने लगाया था 1867 से 68 में। 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक लगाया था। दादाभाई नौरोजी भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक भी हैं और बहुत वयोवृद्ध नेता भी हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO 1951 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसको बोलते हैं CSO 1951 में। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2004 से 5 के स्थान पर 2011 से 12 कर दिया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो बेस ईयर था ना, नेशनल इनकम का जो बेस ईयर था वो पहले था 2004 से 5, लेकिन अब हो गया है 2011 से 12। अब पूछा जाए ना कि नेशनल इनकम का आधार वर्ष क्या है, बहुत आता है ये मान लो कि नेशनल इनकम का आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष है 2004 से 2005, लेकिन अब इसको बोल सकते हैं 2016 से 2017, मतलब 2011 से 2012। राष्ट्रीय आय की सबसे बेहतरीन माप प्रति व्यक्ति आय है। राष्ट्रीय आय की सबसे बेहतरीन माप प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम मूल्य ही शामिल किया जाता है, माध्यमिक नहीं। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है, माध्यमिक नहीं। अध्ययन GDP, NTP, GNP और NMP, इन सब के बारे में देखते हैं। GDP सकल घरेलू उत्पाद, FC और MP साधन लागत बाजार कीमत, NDP शुद्ध घरेलू उत्पाद, FC और MP, GNP सरल राष्ट्रीय उत्पाद, FG MP और NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, FC और MP। GDP एक देश की समस्त व्यक्तियों की आय को GDP कहते हैं। एक देश के सभी व्यक्ति की आय को GDP कहते हैं। NDP उसका हास्य है, उसका विपरीत है कि एक देश के समस्त व्यक्तियों की आय को GDP कहते हैं, एक व्यक्ति, ठीक है। GNP विदेशी द्वारा भेजी गई आय को जोड़ देते हैं GNP में, और PNP विदेश से कितना आया और गया दोनों का अंतर निकाल लेते हैं NNP में। OMO का प्रयोग कौन करता है? RBI। किस दर पर RBI वाणिज्य बैंक को ऋण देता है? RR रेपो रेट। मुद्रास्फीति 12% की दर से बढ़ रही है, तो कौन सी होगी? मुद्रास्फीति 12% बढ़ रही है, ठीक है, तो वो होगी चलती हुई। राष्ट्रीय आय की सबसे बेहतरीन माप कौन सी है? PI। RBI काउंसिल में कितने लोग शामिल हैं? RBI काउंसिल में 21 शामिल हैं, एक गवर्नर जनरल, 4 अन्य, और कितने हो गए? ठीक है, 5 हो गए। अब बाकी जो नीचे संस्थान 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और RBI के भी कुछ होंगे। गांधी जी का चित्र सभी नोट पर कब लिया गया? 1996 में। गांधी जी का चित्र सभी नोटों पर 1996 में लिया गया। और रुपए का प्रतीक किसने दिया है? रुपए का प्रतीक दिया है उदय कुमार ने। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रुपए का प्रतीक किसने दिया है? रुपए का प्रतीक उदय कुमार ने। भारत में कैसी बेरोजगारी है? भारत में सभी बेरोजगारी, मौसमी भी है, प्रच्छन्न भी है, संरचनात्मक भी है। कृषि नीति, महान उपलब्धियों, कच्चा माल उत्तम निर्यात। ठीक है, अब के लिए इतना ही रखते हैं।